हेलो टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉलकट पार्सन्स का सोशल एक्शन थ्योरी एंड पैटर्न वेरिएबल्स। ओके, ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए इनसे क्वेश्चन ज़रूर अराइज होता है। तो इनको हम अच्छे से जानेंगे कि ये थ्योरी क्या थी, पैटर्न वेरिएबल्स क्या हैं, टॉलकट पार्सन ने इसको कैसे बताया था सोशियोलॉजी में, और इसका क्या काम है। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो नाउ। ओके, तो जो ये वीडियो है आपको अभी मैंने बता ही दिया कि ये सोशल एक्शन थ्योरी पर है एंड पैटर्न वेरिएबल्स पर है। और जो इसकी पीडीएफ होगी, इस वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो मैं देने वाली हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी आप लोगों को। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से कर लें, क्योंकि पीडीएफ्स वहीं पर मिलती हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जो टॉलकट पार्सन्स को पढ़ने वाले हैं, टॉलकट पार्सन का हम पढ़ने वाले हैं सोशल एक्शन एंड पैटर्न वेरिएबल्स। ओके, तो सबसे पहले आप सब ये जान लें कि जो टॉलकट पार्सन्स हैं वो कहाँ के हैं। एक अमेरिकन हैं, वो स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट हैं वो। उनका बर्थ हुआ था 1902 टू 1979 में, ही डाइड। पर पार्सन्स जो हैं, पार्सन्स को सोशियोलॉजी का एज अ भीम कहा जाता है। आप सभी को जहाँ पता होगा पार्सन्स के जो थ्योरीज़ हैं, उनके जो कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने जो मेजर वर्क्स किए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सोशियोलॉजी। तो हम पढ़ेंगे इसमें सामाजिक क्रिया और उनके प्रतिमान विकल्प को, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से समझना है इस थ्योरी से। बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम वर्ड्स के ज़रिए मैं आपको अपने नोट्स के ज़रिए ये समझाने की ट्राई करने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो पूरी तरीके से इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसको समझने की ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ सोशल एक्शन थ्योरी। जो सोशल एक्शन थ्योरी थी ना, आखिर वो पार्सन्स ने क्यों दिया, क्यों, उसके बारे में वो बताते हैं। तो हम सभी को पता होगा जो सोशल एक्शन थ्योरी है वो एक क्या हो जाती है, एज अ फंक्शनल थ्योरी ये आती है। फंक्शनल क्या होता है? फंक्शनल मतलब प्रकार्य। तो प्रकार्य क्या होता है, फंक्शनल क्या होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारी पूरी सोसाइटी है उसको हम एज अ होल तो देखते ही हैं, साथ ही साथ हम क्या करते हैं, फंक्शनल में हम ये मानते हैं कि समाज में, हमारी सोसाइटी में जो भी तरह के फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी तरह के वर्क हो रहे हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट। वो सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हैं, वो सभी के सभी गुड हैं, सभी के सभी अच्छी चीज़ें हैं। सोसाइटी में चाहे कुछ भी चीज़ जो हो रहा है, जो भी फिनोमेना हो रहा है, वो क्या है, सब कुछ अच्छा है। तो एज अ फंक्शनलिस्ट उनका पर्सपेक्टिव रहता है कि जो सोसाइटी में जो फंक्शन हो रहा है वो सब कुछ सही है। सोसाइटी को एज अ होल देखते हैं, एज अ होलिस्टिक व्यू में देखते हैं, एज अ मैक्रो देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये सोशल एक्शन थ्योरी का जो आउटलाइन ड्रॉ किया गया था बाय द विल्फ्रेडो पेरेटो। ओके, इंट्रोड्यूस जो करते हैं इन द सोशियोलॉजी वो करते हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के थ्रू सामाजिक क्रिया को सोशियोलॉजी में लेकर वो आए। जैसा हम सभी जानते हैं कि मैक्स वेबर ने डेफिनेशन ही दे दी थी कि समाज शास्त्र सामाजिक क्रिया का विज्ञान, सामाजिक क्रिया का अध्ययन करना ही समाज शास्त्र है। सबसे पहले इसे लेकर आए मैक्स वेबर, पर बाद में पार्सन्स, हम सभी जानते हैं कि मैक्स वेबर के बहुत बाद में आते हैं पार्सन्स। तो पार्सन्स ने सोशल एक्शन का एक एनालिटिकल व्यू, एक विश्लेषणात्मक व्यू प्रस्तुत किया समाजशास्त्र में। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले एक आउटलाइन ड्रॉ की गई बाय द पेरेटो। इंट्रोड्यूस करते हैं मैक्स वेबर अपनी सोशल एक्शन थ्योरी, जो उन्होंने सबसे पहले दी थी सोशियोलॉजी में। मैक्स वेबर के बाद इसको टॉलकट पार्सन ने एनालिटिकल व्यू में पेश किया हम लोगों के सामने, वो लेकर आए बाद में। इसमें हम टॉलकट पार्सन की सोशल एक्शन थ्योरी पढ़ रहे हैं, ना कि मैक्स वेबर की। तो सोशल एक्शन क्या होता है पार्सन्स के अकॉर्डिंग? जो सोशल एक्शन है वो एक सोशल सिस्टम है, एक सामाजिक व्यवस्था है। सोशल माने आप जानते हैं, सामाजिक, एक्शन मतलब क्रिया। सामाजिक का मतलब ये हो गया जो समाज में है, और एक्शन मतलब होता है एक क्रिया, कुछ भी करना, है ना। तो एक्शन इज अ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। किसी भी उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को क्रिया माना गया है। अकॉर्डिंग टू पार्सन एक्शन क्या है? एक्शन इज अ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। एक्शन अकॉर्डिंग टू पार्सन तो ये है ही, बट अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी हम इसे अच्छे से बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी व्हाट इज एक्शन? एक्शन इज अ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। अगर हमारे एक्शन के पीछे कोई गोल नहीं है,
अगर हमारे एक्शन के पीछे कोई भी गोल नहीं है तो वहाँ हम उसे सोशियोलॉजी में सोशल एक्शन कंसिडर नहीं करेंगे। इफ़ देयर इज़ नो गोल तो हम उसे सोशल एक्शन नहीं मानेंगे। अगर गोल है किसी भी एक्शन के पीछे सो हम उसे सोशल एक्शन की कैटेगरी में लेकर आएंगे। समझ गए आपकी सोशल एक्शन क्या है सोशियोलॉजी में। इसी को उठाकर सोशियोलॉजी में जो पार्सन्स हैं वो सोशल एक्शन को जोड़ते हैं सोशल सिस्टम से। उन्होंने कहा था कि जो सामाजिक क्रिया है वही सामाजिक व्यवस्था है। सोशल एक्शन के लिए वो 3 चीज़ों को जरूरी मानते हैं कि इन तीनों के विदाउट सोशल एक्शन हो ही नहीं सकता। पहला था एक्टर, दूसरा है सिचुएशन एंड तीसरा है मोटिव। पार्सन्स कहते हैं कि अगर कोई भी सोशल एक्शन होना है तो उसके लिए इन 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक एक्टर का होना, एक कर्ता का होना जो एक्ट करेगा, सोशल एक्शन जो करता है, सिचुएशन जिस सिचुएशन में वो एक पर्टिकुलर एक्शन होगा, एंड मोटिव किसी के पीछे भी कुछ एक्शन के पीछे कोई ना कोई मोटिव होगा। तो जो 3 कैटेगरी हैं ये सोशल एक्शन को पूरा बनाती हैं। कौन कौन सी हैं वो? एक्टर, सिचुएशन एंड मोटिव। ओके, आगे देखते हैं। किसी भी सामाजिक क्रिया के लिए कर्ता या कर्ताओं का होना बहुत जरूरी है। ये कर्ता किसी न किसी उद्देश्य या प्रेरणा से प्रेरित होकर किसी परिस्थिति में ही क्रिया करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी सोशल एक्शन होना है तो उसके सबसे पहले हमें एक एक्टर चाहिए। वो एक्टर इस सिचुएशन में क्या करेगा? एक्शन करेगा और किसी मोटिव के लिए करेगा। अगर कोई मोटिव ही नहीं है तो वो क्या करेगा? कोई भी वर्क नहीं करेगा। मान लीजिए जैसे कि अगर एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर क्या हो जाएगा? एज अ एक्टर है, एक टीचर है, वो क्या कर रहा है? बच्चों को पढ़ा रहा है। तो वो सिचुएशन क्या है? वो उसे पढ़ा रहा है। उसके पीछे मोटिव क्या है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं उसके, वो क्या होंगे? पढ़ के कोई भी एग्ज़ाम को वो क्लियर करेंगे। तो इसके पीछे उसका एक मोटिव है, ठीक है। एक सिचुएशन क्रिएट हुई कि वो एक क्लासरूम में पढ़ा रहा है, उसे ऑनलाइन पढ़ा रहा है, ऑफलाइन पढ़ा रहा है, बात की बात है, बट एक सिचुएशन है, एक एक्टर है एंड मोटिव है, तो वो एक सोशल एक्शन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सोशल एक्शन। अगर हमें भी कोई सोशल एक्शन चाहिए है तो ये किंग्सले डेविस के अकॉर्डिंग है कि किंग्सले डेविस ने बताया था कि कोई भी सोशल एक्शन करने के लिए कुछ एसेंशियल्स एलिमेंट्स होने चाहिए। वहीं पार्सन ने 3 चीज़ों के बारे में बताया था, एक्टर, सिचुएशन एंड मोटिव। किंग्सले डेविस 4 लेकर आ गए। उन्होंने कहा एक एक्टर तो होना ही चाहिए, सेकेंड है कुछ एंड होने चाहिए, कंडीशंस होनी चाहिए एंड मीन्स होना चाहिए। एक्टर तो चाहिए ही चाहिए, एंड होना चाहिए, कंडीशंस होनी चाहिए और मीन्स होनी चाहिए। इन चारों को मिलाकर ही हम सोशल एक्शन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू किंग्सले डेविस ये है। आगे देखते हैं सोशल एक्शन थ्योरी आखिर पार्सन्स के शब्दों में क्या थी। तो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत वो बताते हैं कि एक्शन थ्योरी ऑफ टॉलकट पार्सन एक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इसे कहते हैं। आप इसे ध्यान में रखिएगा। टॉलकट पार्सन की एक्शन थ्योरी को हम कहते हैं एक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उन्होंने अपनी एक्शन थ्योरी को अपनी बुक में दिया था द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन इन 1937। पार्सन्स ने एक बुक लिखी थी द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन इन 1937, जिसमें वो अपनी सोशल एक्शन थ्योरी को लेकर आते हैं। इस सोशल एक्शन थ्योरी में उन्होंने उपयोगितावाद, प्रत्यक्षवाद और आदर्शवाद तीनों का मेलजोल करके इस थ्योरी को प्रपाउंड किया था। उपयोगितावाद, प्रत्यक्षवाद, आदर्शवाद, उसमें वो ऑगस्ट कॉम्ट हो गए, वेबर हो गए, इन सबको फॉलो करते हैं और इन सभी को मिलाकर वो अपनी सोशल एक्शन थ्योरी देते हैं। पार्सन्स और सिल्स ने बाद में पार्सन्स और सिल्स ने एक और बुक लिखी टुवर्ड्स अ थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन, टुवर्ड्स अ थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। उसके बाद वो कहते हैं कि सामाजिक क्रिया सिद्धांत एक स्वैच्छिक क्रिया सिद्धांत है, मतलब ये एक वॉलंटरीस्टिक है, मतलब इसमें हमें किसी को हम ज़बरदस्ती इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा स्वैच्छिक होता है, लोग अपनी मर्जी से ही इसको करते हैं। पार्सन्स जो हैं वो समाज को सामाजिक क्रिया से जनित मानते थे। वो पहले वो ये मानते थे पार्सन्स कि जो हमारी सोसाइटी है वो सामाजिक क्रिया के से जनित हुई, जैसे कि वेबर मानते थे। वेबर ने भी यही कहा था, फिर पार्सन्स ने इस बात को माना, पर बाद में इन 1952 उन्होंने एक और बुक लिखी द सोशल सिस्टम। उन्होंने एक और बुक लिख दी 1952 में द सोशल सिस्टम, जिसमें उन्होंने पार्सन्स ने अपने विचारों को परिवर्तित किया। उन्होंने क्या माना था कि जो समाज है वो सामाजिक क्रिया से मिलकर बना है, उनकी द्वारा जनित है। पर उनकी जब बुक आई 1952 द सोशल सिस्टम, उसमें उन्होंने ये कहा अकॉर्डिंग टू पार्सन, समाज जो होता है वो सामाजिक संबंधों से निर्मित होता है और सामाजिक संबंध सामाजिक क्रियाओं के कारण पनपते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वन।
ने फिर 1952 में उन्होंने अपनी बुक द सोशल सिस्टम में ये कहा कि जो समाज का निर्माण होता है वो सोशल रिलेशनशिप से होता है, और जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, बाय द सोशल एक्शन। और किसने ये कहा था कि सिर्फ सामाजिक संबंध से सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है, वो कहते हैं मैकाइवर एंड पेज। पर पार्सन्स ने ये कहा कि यस, सोशल एक्शंस, जो सोशल रिलेशनशिप से सोसाइटी बनती है, बट जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं वो सोशल एक्शन से क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट इज पार्सन्स आउटलाइन ऑफ सोशल एक्शन थ्योरी। अब पार्सन्स ने कुछ आउटलाइन दिए थी फॉर द सोशल एक्शन थ्योरी, वो देख लेते हैं कौन से हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट वो कहते हैं एक्टर्स, या तो कोई भी सिंगल हो सकता है या फिर कलेक्टिविटी मतलब समूह में हो सकता है। कुछ गोल्स होते हैं, कुछ सिचुएशंस होती हैं, वो फिजिकल हो सकती हैं और नॉन फिजिकल, किसी भी तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। एक्टर्स ओरिएंटेशन टू सिचुएशन, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। आगे देख लेते हैं एक्टर्स मोटिवेशन। एक्टर्स मोटिवेशन में 3 चीज़ें आती हैं, कॉग्निटिव मोटिवेशन, कैथेटिक मैचुरेशन एंड इवोल्यूशन मोटिवेशन। 3 चीज़ें एक्टर्स मोटिवेशन में बताई थी पार्सन्स ने, कॉग्निटिव, कैथेटिव एंड इवोल्यूशन। एंड लास्ट वन इज़ वैल्यू ओरिएंटेशन, जिसमें कॉग्निटिव, एप्रिसिएटिव और मोरल, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, आगे यहाँ तक थी हमारी सोशल एक्शन थ्योरी, जो मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में बताई है। आगे हम पढ़ेंगे पैटर्न वेरिएबल्स। टॉलकट पार्सन ने कुछ पैटर्न वेरिएबल्स के बारे में भी बताया था सोशियोलॉजी में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिमान विकल्प। ठीक है, पैटर्न वेरिएबल्स। तो पार्सन्स की बुक जो थी द सोशल सिस्टम, जो कि इन्होंने 1952 में लिखी थी, मैंने अभी आपको बताया, उसी में इन्होंने पैटर्न वेरिएबल्स को भी इंट्रोड्यूस किया था। देख लेते हैं ये है क्या। तो सबसे पहले जो हमारा सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारा सोशल सिस्टम है, वो 2 तरह का होता है। एक होता है ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम, एक होता है मॉडर्न सोशल सिस्टम, परंपरागत सामाजिक व्यवस्था और आधुनिक सामाजिक व्यवस्था। इन दोनों सामाजिक व्यवस्थाओं में स्थायित्व और संतुलन बनाने के लिए हमारे पास कुछ निश्चित प्रतिमान विकसित होते हैं। अगर हमें ट्रेडिशनल सोशल एक्शन और मॉडर्न सोशल एक्शन में एक बिल्कुल से इक्विलिब्रियम बनाना है, एक समन्वय बनाना है, तो हमारे को कुछ नॉर्म्स को, कुछ प्रतिमानों को विकास उसका करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। किसको? समाज को। समाज में लोगों से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो प्रतिमानों के अनुरूप ही व्यवहार करें जो कि समाज के द्वारा बनाए गए हैं। कुछ ऐसे प्रतिमान होते हैं जो व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जो उनका रियल बिहेवियर है उनको इफेक्ट करते हैं, और इन्हीं को पार्सन्स ने प्रतिमान विकल्प या फिर पैटर्न वेरिएबल कहा। इन शॉर्ट इसमें बस ये बताया गया कि जो समाज होता है वो 2 तरह का था, एक परंपरागत समाज था, एक आधुनिक समाज था। अब परंपरागत और आधुनिक समाज में अगर हमें कोऑर्डिनेशन बिठाना है तो सोसाइटी को कुछ नॉर्म्स, कुछ प्रतिमान, कुछ पैटर्न्स को विकसित करना होता है, और इस पैटर्न्स में जब कुछ चेंजेस आने लगते हैं, जब व्यक्ति के व्यवहार के द्वारा इसमें चेंजेस आने लगते हैं, तो कुछ वेरिएबल्स उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम पैटर्न वेरिएबल्स कहते हैं। पार्सन्स ने इन वेरिएबल्स को 5 पेयर्स में बताया था। पार्सन्स ने 5 पेयर ऑफ पैटर्न वेरिएबल्स दिए थे, वो देख लेते हैं कौन कौन से। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन पार्सन्स के पेयर्स में सम्मिलित हैं। 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको चूज़ करना होगा। तो हम देख लेते हैं उन्होंने 5 पेयर्स कौन कौन से दिए थे। तो ये रहे उनके 5 पेयर्स। फर्स्ट उनका जो पेयर है वो है अफेक्टिविटी वर्सेस अफेक्टिव न्यूट्रलिटी। affectivity versus affective neutrality. Second one is self orientation versus collectivity. Third one is the particularism versus universalism. Fourth is quality versus performance, and fifth last diffuseness versus specificity. तो हमने देखा कि ये 5 पेयर्स दिए थे जिसमें पार्सन्स ये बताते हैं कि अफेक्टिविटी वर्सेस अफेक्टिव न्यूट्रलिटी क्या है। इसमें हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जिसके ज़रिए मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो अफेक्टिविटी वर्सेस अफेक्टिव न्यूट्रलिटी। अफेक्टिविटी क्या होती है, जिसमें तो जो हमारा पहला है अफेक्टिविटी वर्सेस अफेक्टिव न्यूट्रलिटी। तो इसमें क्या होता है, जो कोई भी एक्टर है, जो भी कोई पर्सन है या फिर एक्टर है, उसकी जो इंटरनल्स मोटिव्स होती हैं उनके लिए वो ये क्या करता है, इस जो ये पैटर्न वेरिएबल्स है इसको चूज़ करता है। इनमें से कोई एक अफेक्टिविटी करेगा या वो अफेक्टिव न्यूट्रलिटी चूज़ करेगा। तो इसमें हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक रूलर है या फिर कोई किंग है, वो क्या करता है अपने थ्रोन पर, मान लीजिए उसका बेटा जो है वो
योग्य नहीं है, उसके लायक नहीं है उसके उत्तराधिकार के लिए, बट वो फिर भी उसको उसमें क्या करता है, बैठा देता है, तो वो अफेक्टिविटी हो गई। बट अगर वो योग्यता और कुशलता के अनुसार अपने राज्य को किसी को सौंपता है तो उसको हम बोलेंगे अफेक्टिव न्यूट्रलिटी, बिकॉज उसने क्या किया है, अपनी अफेक्टिविटी से न्यूट्रल होकर वो काम किया है, अपनी जो खुद की आंतरिक मोटिव्स थी उनको हटाकर वो काम किया है, तो इसको हम उसमें रखेंगे। सेकेंड वन है सेल्फ ओरिएंटेशन वर्सेस कलेक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी जो एक्टर होगा वो क्या करता है, अपने हितों की पूर्ति के लिए जो कोई प्रयत्न है उसको क्या करता है, जब वो हटा दे, या तो वो सेल्फ ओरिएंटेशन करे, मतलब वो खुद से क्या करे, अपने बारे में वो सोचे, या फिर वो पूरे समूह के बारे में सोचे, है ना। इसमें से उसको एक चूज़ करना पड़ता है। मान लीजिए कोई एक शॉपकीपर है, अगर वो अपनी दुकान में अपनी चीज़ों को, अपनी जो उसकी दुकान में जो चीज़ें हैं उनको वो ये बोलता है कि मेरी ही दुकान से आप चीज़ें खरीदिए, कस्टमर्स को ये बोलता है कि मेरी शॉप में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बाकी की दुकान में नहीं है ना। तो क्या होगा, वो सेल्फ ओरिएंटेशन है, मतलब वो खुद के बारे में सोच रहा है, खुद के लिए काम कर रहा है। पर कलेक्टिविटी क्या होगा, जब उसको ये पता है कि उसके पास जो चीज़ें हैं वो उससे बेहतर किसी और के पास है, जब वो ऐसा काम करे तो वो कलेक्टिविटी होगी। जैसे कि हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है, उसके पास एक पेशेंट जाता है, वो पेशेंट बोलता है कि उसको कुछ क्या है, बीमारी है, तो डॉक्टर उसे ये बोले कि सीधे हम आपका ऑपरेशन कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेल्फ ओरिएंटेशन, क्योंकि उसे ऑपरेशन से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। बट वो कहता है कि हमको आपको पहले मेडिसिन देकर सही कर सकते हैं, तो उसे मेडिसिन दे देता है। तो ये कलेक्टिविटी में आ गया, उसने कलेक्टिविटी चूज़ किया कि नहीं, हम क्या करेंगे, कलेक्टिविटी में जाएंगे और इसको क्या करेंगे, पहले मेडिसिन के थ्रू सही करना चाहेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको बताई। थर्ड वन है पर्टिकुलरिज्म वर्सेस यूनिवर्सलिज्म। इसमें क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में वो कोई भी पर्सन होगा या फिर कोई भी एक्टर होगा, वो क्या करेगा, अपने या तो वो अपने लिए या फिर अपने परिवार के लिए या फिर अपने रिश्तेदारों के लिए क्या करेगा, उसके बारे में सोचेगा। जब वो उनके बारे में सोचेगा, सिर्फ अपने अपने लोगों के बारे में सोचेगा, तो उसको हम पर्टिकुलरिज्म में रखेंगे। मान लीजिए कि एक ऑफिस है, उसमें एक पोजीशन वैकेंट है, तो उस पोजीशन में उसके पास ये राइट है कि वो किसी को अपॉइंट कर सकता है। तो अगर वो ये करे कि वो अपने ही घर के किसी लोग को अपॉइंट कर ले उस पोस्ट के लिए, हालांकि वो क्या है, उस पोस्ट के लायक नहीं है, पर वो पर्टिकुलरिज्म में आएगा। बट वो क्या करता है, उस पर कोई योग्य, कोई कुशल को निर्धारित न लेकर आता है, तो वो यूनिवर्सलिज्म में आ जाएगा। तो ये क्या है, एक पैटर्न वेरिएबल्स है जिसको हम लोग चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ वन आता है हमारा क्वालिटी वर्सेस परफॉर्मेंस। इसको सबसे पहले इसको एस्क्राइब्ड और अचीव्ड के नाम से भी जाना था, पर इसको हम बेहतर होगा कि क्वालिटी वर्सेस परफॉर्मेंस ही पढ़ें। इसमें क्या होता है, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो व्यक्ति को, किसी पर्सन को बाय बर्थ मिली होती हैं, कुछ वो अपनी नॉलेज के थ्रू, अपने अचीवमेंट्स के थ्रू पाता है, उसे हम उसकी परफॉर्मेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम देखा जाए तो जैसे कि पहले क्या होता था, पहले जो हमारा इंडियन सोसाइटी थी उसमें जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मुख्य बेस था वो क्या था, बर्थ था, कास्ट था, उसके अकॉर्डिंग ही व्यक्तियों को क्या मिला जाता था, उनके जो ऑक्यूपेशंस थे वो कंसीडर्ड होते थे। बट अब क्या होता है, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को क्या, उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसे चूज़ करने का एक अवसर मिलता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्वालिटी वर्सेस परफॉर्मेंस। लास्ट आती है हमारी डिफ्यूजनेस वर्सेस स्पेसिफाइसिटी। इसमें क्या होता है कि जो एक्टर है, ठीक है, एक्टर के साथ उसके जो चीज़ें हैं, मतलब उसका वस्तु के कर्ता के साथ एक तरह का संबंध बताना, इसमें उसको प्रॉब्लम होती है। इसमें ये बताया जाता है कि एक एक्टर है, दूसरी और कोई थिंग है, उसके साथ उनका क्या रिलेशन है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि अगर हम एज ए एग्ज़ाम्पल समझें तो जैसे कि आजकल के जो फैक्ट्री का टाइम है, ठीक है, आजकल के इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, जैसे इस टाइम में क्या होता है, जैसे कि जो हमारा जो मेन है, जिसकी पूरी फैक्ट्री है, और जो वर्कर्स हैं, उनके बीच का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, विशिष्ट है, बहुत ज़्यादा अलग सा है। उसमें क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि अगर कोई उद्योगपति है, किसी की सब है, तो वो खुद ही काम कर लेगा, उसको उसके वर्कर्स की भी नीड है। तो डिवीजन ऑफ लेबर से क्या हुआ, वो दोनों एक दूसरे पर क्या है, आश्रित हैं।
तो इस अकॉर्डिंग ये डिफ्यूजनेस को दर्शाता है। अगर हम सेकेंड वन समझें, कुछ स्पेसिफाइसिटी, जैसे पहले देखा जाता था ट्रेडिशनल सोसाइटी में लोग क्या होते थे, किसी एक काम के लिए वो लोग किसी अपने पर ही निर्भर थे। मतलब वो अपना, जैसे कि जो विलेज में आप देखते होंगे, वो सारा काम खुद ही करते थे, वो डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं पाया जाता था। तो इस तरीके से क्या था, ये दोनों इसमें हम पैटर्न वेरिएबल्स को हम देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ब्रीफली मैंने आपको बताया। वैसे तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, बट अगर आपको एक रिवीजन के थ्रू जानना है, इसके बारे में जानना था, तो इससे अच्छी वीडियो आपको नहीं मिल सकती। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, देन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।